औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट का ये जो छठा लेक्चर है, इसमें हम बायोकेमिस्ट्री की बुक की पेज नंबर 7 पे जो है वहाँ से हम शुरू करेंगे। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी। ठीक है, तो इससे पहले हम एक्चुअली जो पिछले लेक्चर में हमने आखिर में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें भी हमने ज़्यादातर बात जो इस बारे में जो हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी, उसमें बात ये बयान कर दी थी। लेकिन अभी क्योंकि ये टॉपिक अलग से है, हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी, तो इसको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब हम इनटेक करते हैं। ज़ाहिर है हम उसको खाएंगे, इनटेक करेंगे तो वो फिर मिडे से अब्ज़ॉर्ब होंगे खून में जाएंगे, खून में से फिर वो सेलुलर लेवल पे, क्योंकि एनर्जी तो बॉडी को सेलुलर लेवल पे चाहिए ना, वहाँ पे जाएंगे सेल्स में जाके फिर उनके साथ ऑक्सीजन आएगी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, फिर उनकी ऑक्सीडेशन होगी और फिर हमें एनर्जी हासिल होगी। तो ये है सारा प्रोसेस जो मैंने मुख्तसरन आपको सीधी ज़बान में बताया कि हम खाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उनके बाद वो अब्ज़ॉर्ब होंगे ब्लड से वो सेल्स में जाएंगे, सेल्स में फेफड़ों से ऑक्सीजन आएगी, वो भी ब्लड के ज़रिए आएगी, और सेल में ऑक्सीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के साथ मिलेगी और उसकी ऑक्सीडेशन होगी, एनर्जी मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वापस खून के ज़रिए वापस फेफड़ों में चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी। तो ये है सारा प्रोसेस, जिसको रेस्पिरेशन भी कहते हैं। लेकिन उसके वो जो सारा प्रोसेस जो है ना, वो हमने पहले बयान नहीं किया। उसमें से कुछ पार्ट जो शुरू का है वो अब जो हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी, इससे हम जो है वो पढ़ेंगे। तो इसको ये मैंने एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि आप इसको उस पार्ट के साथ जब जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको सारी सही बात जो है ना फिर समझ आएगी। तो इसमें है द सिंपल शुगर्स आर अब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो सिंपल शुगर मीन मोनोसैकेराइड्स, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, ये सिंपल शुगर कहलाती है। एक बात मैं और थोड़ी सी यहाँ पे एक बयान कर दूँ कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड, इन चीज़ों से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा मैं इनको इकट्ठा करके तो एक दफ़ा बयान कर दूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स एक जनरल ग्रुप है जिसमें सिंपल शुगर भी, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले। तो इसमें सिंपल जो छोटे मालिक्यूल वाले हैं उनको सिंपल शुगर कहलाते हैं। जब वो वही मालिक्यूल आपस में जुड़ के तो बड़े मालिक्यूल बना देते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड या पहले डाइसेकेराइड, फिर ओलिगोसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड बन जाते हैं, उसको कहलाते हैं। तो वो शुगर जो जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, बल्कि उनकी ऑक्सीडेशन होगी, उससे एनर्जी हासिल होती है, तो वो जो है वो मोनोसेकेराइड कहलाती है। तो ये बातें आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है, आगे हम पढ़ेंगे वैसे कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या होते हैं, ये शुगर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है, ये आपको थोड़ा सा ज़हन में क्लियर होना चाहिए। तो अब ये है कि जब हम सिंपल शुगर जो है जब हम ये इनटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो जो सिंपल शुगर होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो शुगर्स हैं कहाँ से अब्जॉर्ब होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये आपसे ये MCQs में ये सवाल किया जा सकता है कि सिंपल शुगर कहाँ से अब्जॉर्ब होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल शुगर्स GIT में या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होती हैं सीधी ब्लड स्ट्रीम में। बट द डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट अब्जॉर्ब इन ब्लड डायरेक्टली। ये एक ज़हन में रखना कि आप लोगों को ये जो बुक में बहुत सारी ग्रामर की गलतियां हैं, फिक्रा कहाँ ख़त्म होता है वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया गया, इस तरह की कुछ गलतियां हैं, तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना, मैं साथ साथ दुरुस्तगी करवाता जाऊँगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, बट द डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड आर नॉट अब्जॉर्ब इन ब्लड डायरेक्टली। यहाँ पे फुल स्टॉप है और ये फिक्र यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यानी जो मोनोसेकेराइड हैं वो तो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो है ना, वो डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि पहले डाइसेकेराइड वो या पॉलीसेकेराइड जो है ना वो टूटते हैं, डाइसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड में आते हैं, और जो पॉलीसेकेराइड हैं वो पहले डाइसेकेराइड में और फिर डाइसेकेराइड से फिर मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होते हैं और फिर अब्जॉर्ब होते हैं।
यहाँ पे फर्स्ट कन्वर्ट इनटू डाइसैकेराइड कहते हैं यहाँ पे दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स। ये इस तरह फिक्रा यहाँ पे बनेगा। बट द डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड आर नॉट अब्जॉर्ब्ड इन ब्लड डायरेक्टली, फुल स्टॉप, दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड, फुल स्टॉप। द बॉन्ड ब्रेकिंग आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी। ये जो डाइसैकेराइड होते हैं उनमें दरम्यान में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, उनमें यानी वो जुड़े हुए होते हैं आपस में दो मोनोसैकेराइड। तो जब उनकी डाइसैकेराइड में, तो उनको मोनोसैकेराइड में जब तोड़ते हैं तो उससे भी एनर्जी हासिल होती है। या पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड से फिर मोनोसैकेराइड में जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो उससे भी एनर्जी हासिल होती है। तो यानी जब ऑक्सीडेशन से मोनोसैकेराइड की एनर्जी से तो वो एक अलग है, वो आगे जाके होगी, लेकिन यहाँ पे भी पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड तक आने में भी एनर्जी हासिल होती है। देन द मोनोसैकेराइड्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड, और फिर ये मोनोसैकेराइड जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर वही बात कि वो ब्लड से वो चले जाते हैं सेल्स में, सेल्स में ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी हासिल होती है। ये पूरा प्रोसेस है। तो ये बुक में थोड़ा सा आगे पीछे किया कर दिया गया है, जो टॉपिक पहले होना चाहिए था वो बाद में कर दिया, जो बाद में पहले कर दिया गया। चलो बहरहाल आप लोगों को समझा दिया। आपके ये रखना जेन में आपने कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होती हैं मोनोसैकेराइड्स, और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो है वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि पहले वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होते हैं और बॉन्ड ब्रेकिंग से एनर्जी हासिल होती है, और ये मोनोसैकेराइड जो है फिर वो ब्लड में अब्जॉर्ब होके फिर वो जाते हैं सेल्स में, वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी हासिल होती है, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद है जी कार्बोहाइड्रेट्स, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट जाहिर है एनिमल बॉडी जो है उसमें आपने देखा होगा कि किस चीज़ से बना हुआ है। बाहर तो हमें लगता है गोश्त गोश्त, और ये गोश्त क्या है, जो भी एनिमल्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं उसमें। जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो यही है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे ये बॉडी मिलकर बनी होती है। तो उसमें ये मुख्तलिफ जो रोल भी, ये मुख्तलिफ ये जो बड़े बड़े जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स या लिपिड्स जो है, इनका रोल भी होता है, वो काम भी करते हैं अपने मुख्तलिफ, जहाँ पे जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो वहाँ पे चीज़ वहाँ ज़्यादा वहाँ डिपॉजिट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के एनिमल बॉडी में क्या फंक्शन है, वो यूँ है कि दी कार्बोहाइड्रेट्स फार्म द फॉलोइंग मेजर रोल इन द लिविंग बॉडी। तो उसके ये बड़े बड़े जो रोल्स हैं वो ये है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी आर्गन्स, तो बॉडी आर्गन जो है उनकी कंस्ट्रक्शन में, उनके बनाने में ये इस्तेमाल होते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी ये बॉडी आर्गन के बनाने में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, इसका जो बड़ा रोल है वो असिस्ट इन बॉडीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो बॉडी जो है वो कैल्शियम अब्जॉर्ब कर है। आपको पता होगा कि ये जो हड्डियां हैं इंसान की, वो उसमें कैल्शियम इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा, मतलब ये होने वाले धात है, मेटल है। तो ये इसलिए ये जो उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद है हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रोल लेवल। तो बॉडी में जो कोलेस्ट्रोल लेवल है, कह लें कि जो बॉडी का है, जो ये ज़ाहिर है आपको अगर आपको पता होगा, सुना होगा कि कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा है तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रोल जो होता है ये हम बाहर से इनटेक भी करते हैं, खुराक जो होती है उसमें भी जो होता है, और ये बॉडी खुद भी पैदा करती है। तो ये बॉडी में ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोलेस्ट्रोल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसकी खुराक की वजह से उसमें ज़्यादा है। उसकी बॉडी के अंदर डिफेक्ट इस तरह के पैदा हो जाते हैं इंसान के कि वो कोलेस्ट्रोल ज़्यादा करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये जिस्म में कोलेस्ट्रोल लेवल को कंट्रोल करने में या उसको कम करने में मदद करते हैं। इसके बाद तीसरी बात है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। तो एक और बात भी है, ये एक मतलब ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है, ये समझने वाली बात है कि इंसानी जिस्म के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो इस तरह के एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिससे इंसान को डाइजेशन में मदद मिलती है। और वो खुद खुराक भी इंसान के जिस्म से वहीं से, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं उससे वो खुराक भी, अपनी खुराक भी लेते हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ इंसान बॉडी को, इंसान को वो या जानवरों को उसकी डाइजेशन में भी
हेल्पफुल होते हैं। मसलन ये जो आपने देखा होगा कि सेलुलोज है, लकड़ी है, तो हम इंसान खाता है तो वो उसमें हज़म नहीं होती, लेकिन एनिमल खाते हैं, वो चारा खाते हैं तो वो हज़म कर लेते हैं। उनको यही वजह है कि उनके जिस्म में इस तरह के उनके जीआईटी में बैक्टीरिया होते हैं जो ख़ास उनका एंजाइम जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिससे उनका सेलुलोज जो है वो हज़म हो जाती है। तो ये एक मिसाल है। तो ये एक यानी वो बैक्टीरिया खुराक अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अपनी खुराक भी लेते हैं और साथ साथ जो इसके जिस्म के अंदर रह रहे होते हैं उसके लिए हेल्पफुल काम भी करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये उन बैक्टीरिया को भी यानी खुराक मुहैया करते हैं। इसके अलावा है बैलेंस वाटर मिनरल बैलेंस। बैलेंस का मतलब है नहीं मेरा इसका यहाँ का मतलब ये है कि मेंटेन वाटर मिनरल बैलेंस, जिसमें पानी और मिनरल का एक ख़ास लेवल मेंटेन होता है। अगर उससे ये बढ़ जाए, वाटर बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे आपने कभी सोच देखा होगा कि ये नमक, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नमक कहते हैं नहीं खाना, यानी वो नमक खाएगा, सोडियम ज़्यादा बॉडी में जाएगा, तो मिनरल ज़्यादा होंगे तो साथ उसके पानी भी ज़्यादा उसकी बॉडी में हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये वाटर और मिनरल का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये फंक्शन करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये इसमें ये जो 5 फंक्शन हैं ये उस फंक्शन के अलावा हैं। जो सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा कि वो सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके अलावा ये 5 फंक्शन ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, असिस्टेंट बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, helps in lowering of cholesterol, provide nutrients to the digestive tract bacteria which help in digestion, और इसके बाद maintain water mineral balance। तो ये इनके 5 फंक्शन ये उसके बाद है, यानी टोटल 6 फंक्शन उसके बड़े जो है उसके हैं। इसके बाद ये है कि ये एक टॉपिक है स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जाहिर है आपने पहले भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कहते हैं। शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मीठी होती हैं, तो इसलिए इनको शुगर भी कहते हैं। तो एक कार्बोहाइड्रेट्स में जो लोअर मालिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मीठे हैं। जो जो उनका वेट बढ़ता जाता है, यानी वो ज़्यादा उनका मालिकुलर वेट बढ़ता जाता है, वो उनकी स्वीटनेस कम होती जाती है। वेट कैसे बढ़ता है? यानी बेसिकली तो ये यही होती हैं मोनोसेकेराइड। तो वेट सेकेराइड ये दो मोनोसेकेराइड मिल के एक डाइसेकेराइड बना देंगे। फिर और ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिलते तो वो ज़्यादा डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और फिर पॉलीसेकेराइड बन जाएंगे, तो उनकी स्वीटनेस कम। हालांकि होती वो शुगर वही है, वो मीठी वाली, लेकिन वो जब ज़्यादा जुड़ जाते हैं आपस में तो वो मीठे नहीं रहते। तो यही बात यहाँ पे उन्होंने बयान की है कि कार्बोहाइड्रेट्स विच है लोअर मालिकुलर मास आर स्वीट इन टेस्ट, यानी लोअर मालिकुलर वेट carbohydrates are sweet in taste. As the complexity and molar mass increases, the sweetness decreases. जो जो उनका मोलर मास जो है, उनका वज़न जो है, वो उनके कम्प्लेक्स जो है 1 2 से 3 4 5 7 इस तरह वो यानी जो मोनोसेकेराइड है वो मिल के तो ज़्यादा मोलर मास बढ़ा लेते हैं, तो उनकी स्वीटनेस कम हो जाती है। इन फ्रूट्स द स्वीटनेस वेरी, ये वेरी नहीं है, ये वेरी है, VARY। वेरी मतलब तब्दील होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रूट्स में जो उनकी मिठास है वो तब्दील होती है। मतलब कैसे? स्वीटनेस इंक्रीजेस एज द फ्रूट्स राइपन। जब फ्रूट जब पकता है तो वो जो उनमें स्वीटनेस बढ़ जाती है, मीठे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बनाना एंड एप्पल। बिकॉज ये B/C का मतलब है बिकॉज ड्यूरिंग राइपनिंग द स्टार्च कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर। तो स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड है, इसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिल जाते हैं तो वो स्टार्च बन जाता है। तो जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है उसमें मोनोसेकेराइड्स बनते हैं, तो वो सिंपल शुगर में जब कन्वर्ट होता है तो वो मीठा, उसमें से ग्लूकोज निकलता है या दूसरा फ्रुक्टोज आ जाता है या दूसरी मीठी शुगर बन जाती हैं, तो वो फ्रूट फिर मीठा हो जाता है। यानी शुरू में उसमें स्टार्च होता है, लेकिन फिर जब जो फल पकता है तो उसमें हाइड्रोलिसिस होती है और उसमें लोअर मालिकुलर शुगर्स डेवलप हो जाती हैं और वो फ्रूट मीठा हो जाता है। तो यही वजह है कि फ्रूट पहले मीठे नहीं होते, तो जब पकते हैं तो उनमें वो मीठे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लोअर मालिकुलर शुगर्स में। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई सवाल हो तो मुझे
बताइएगा, मैं आपको इस सिलसिले में ताकि हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।